नंदनपुर के एक छोटे से गांव में अंजू नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। अंजू की माँ जानकी अक्सर बीमार रहा करती थी। घर चलाने के लिए अंजू सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। अंजू सिलाई के साथ साथ हर काम में माहिर थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। अंजू दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। वो बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिसकी वजह से हमेशा ही लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन अंजू के पास उसकी पड़ोस में रहने वाली गौरी आंटी अपनी बेटी के कपड़े सिलवाने आती हैं और अंजू से कहती हैं, अंजू, ये मेरी बेटी का लहंगा है। तुम इसका सुंदर सा लहंगा सी देना, जिसको पहनकर मेरी बिटिया का चांद सा चेहरा और ज्यादा निखर जाए। बेटी की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। और तो कब कर रही है अपनी शादी? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की तो कितनी लड़कियों को बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों रोज मेरी बिटिया रानी भी ससुराल चली जाएगी। आंटी, शायद मेरी इन हथेलियों में जीवन भर दूसरों का ही लहंगा सीना लिखा हुआ है। इतना बोलते ही अंजू की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। अरे अंजू बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आजकल तो शादियों को लेके 36 चोचले होते हैं। फिर तेरी तो किस्मत ही निराली है। पैदा होते हुए बाप मर गया, माँ बेचारी लाचार बीमार ही पड़ी रहती है। ऊपर से तेरा ये काला पक्का रंग और ऊपर से गरीबी की मार, ये सारी चीजें तेरे रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी हैं। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। देखा माँ, सबकी तरह गौरी आंटी भी बातों ही बातों में मेरे काले रंग पर ताना कस गई। अंजू लहंगा सीने में मसरूफ हो जाती है। वाह, कितना सुंदर लहंगा सिया है मैंने। जब रानी इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। ये सोचते हुए अंजू ने उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में देखा। तभी लहंगा लेने रानी अंजू के घर आती है और अंजू को लहंगा पहने देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस लहंगे को अपने इस काले और बदसूरत बदन में पहनने की? तो जैसी गरीब भिखारन की औकात नहीं कि इतना महंगा लहंगा पहने। ये फटे पुराने मैले कपड़े ही तेरी असली औकात है, समझी? अब चल जल्दी से मेरा लहंगा दे। रानी की बातें अंजू के दिल को चीर कर रख देती हैं। अंजू रोते हुए रानी को लहंगा दे देती है और भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, ए दुर्गा मैया, तूने मुझे ही इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है, एक दिन वो सज संवर के डोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाए। लेकिन मेरे इन सारे सपनों के बीच में मेरा ये काला और बदसूरत रूप दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, जिससे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? अंजू लगातार रो रही थी। अपनी बेटी की सिसकियों को सुनकर जानकी की नींद खुल जाती है और वो अंजू से उठकर कहती है, मेरी बेटी, ऐसे नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं बल्कि मन से सुंदर होता है और मेरी बिटिया रानी तो दिल की बहुत ही सुंदर है। लेकिन आज के दौर में इंसानों की आंखों पर पैसे और रूप की पट्टी चढ़ी हुई है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वो दोनों सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। जानकी को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश की बहुत कोशिश करती है। वो हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई अंजू के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना करके चले जाता है। बड़ी ही मुश्किल से जानकी को एक रिश्ता मिलता है। वो लोग अंजू को देखने उसके घर आते हैं।
अंजू हाथ में चाय की प्लेट लेकर उनके सामने आती है। अरे अरे, हाय हाय, ये कैसी बेटी है आपकी? अरे कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद, और कहाँ ये आपकी बेटी कोयले की कान। माफ करना बहन, मैं तो यहाँ रिश्ता नहीं कर सकती। अंजू की माँ उनकी मिन्नत करती है। भगवान की खातिर कृपा, मेरी बेटी को ठुकरा के मत जाना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। हम पर रहम कीजिए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। देखो जानकी बहन, वैसे तो मेरे लड़के को लड़कियों की कमी नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बने, तो मेरी एक शर्त है। तुम्हारी बेटी से शादी करवाने के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं, 2 लाख नकद और 5 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो बताओ। मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है, तो ये रिश्ता तय है। अंजू परेशानी में अपनी माँ से पूछती है। माँ, आपने हाँ क्यों कह दिया? इतने सारे पैसों का बंदोबस्त आखिर कहाँ से होगा? बेटे, तू इसकी फिक्र ना कर। तूने वैसे ही हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं, अब और नहीं। वो बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है, लेकिन वो भी दिल की बहुत अच्छी औरत है। बस एक बार मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तू अपनी सिलाई का काम कर, मुझे भी बहुत काम है। अभी शादी की भी बहुत तैयारियां करनी है। इतना बोलकर जानकी घर के डॉक्यूमेंट्स लेकर जमींदार के पास गिरवी रखवाने के लिए चली जाती है। मालकन, ये मेरे घर के डॉक्यूमेंट हैं। वो मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ ना, तो मुझे पैसों की कुछ जरूरत है। कितने पैसे चाहिए हैं? मालकन, 5 लाख रुपए तक मिल जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। क्या? 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अगर अपना पूरा घर भी बेच दोगी तो भी 5 लाख नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो अपनी बेटी का किसी गरीब घर में शादी कर दो। नहीं नहीं मालकन, ऐसा मत कहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालकन, मैं अब चलती हूँ। इतना बोलकर उदास मन से जानकी वहां से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ जाता है। कल शादी का दिन है और अब तक शादी का कोई पक्का इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर इतना सब होगा कैसे? अंजू सोच ही रही होती है, तभी गांव की सभी औरतें सज धज कर अंजू के घर आती हैं। अंजू अपनी माँ की पुरानी सी साड़ी पहनकर सादा सा तैयार होकर सबके सामने आ जाती है। अरे ये क्या? होने वाले दुल्हन का चेहरा इतना फीका, न कोई सज न कोई सिंगार। शादी के लिए क्या तुमने एक भी लहंगा नहीं सिलवाया? वैसे तो पूरे गांव के लहंगे सीती फिरती हो, अपने लिए तुमसे एक लहंगा तक नहीं बनाया गया। सही जा रही हो बहन। वैसे अंजू, ये फटी पुरानी साड़ी कहाँ से निकाली है? अरे कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो कपड़े तो ढंग के पहन लिया करो। और नहीं तो क्या, बदसूरत शक्ल है, ऊपर से बदसूरत साड़ी भी पहन कर आ गई है। इस तरह गांव की औरतें एक एक करके अंजू का खूब मजाक उड़ाती हैं। सभी लोगों के घर चले जाने के बाद अंजू रोते हुए झटपट से अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती है और बचे कुचे कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर अपने लिए लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखकर अंजू निराश मन से रोते हुए कहती है, हाय दुर्गा माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने हमें ही इतना बदसूरत और इतना गरीब क्यों बनाया? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं,
जो मेरे दिल का हाल समझ सके। ना तो हमारे पास लड़के वाले को मांग पूरी करने के लिए पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई ढंग का लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी बिना लहंगे के अधूरी होती है ना। अंजू ये बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके लहंगे पर गिर गए और एक चमत्कार हुआ। उसका फटा हुआ लहंगा एकदम से खूबसूरत लहंगे में बदल गया। अंजू अपने लहंगे को हैरत से देखते हुए बोली, मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ था, फिर ये लहंगा एकदम से इतना सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया। आखिर जैसे भी ये हुआ हो, अंजू अपने लहंगे को देखकर बहुत ही खुश होती है और शीशे में जाकर खुद को देखते हुए कहती है, ये लहंगा तो वाकई ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इतना सुंदर लहंगा भी मेरे इस काले और बदसूरत रूप को अपने अंदर नहीं छुपा पा रहा है। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह सुंदर हो जाती। अंजू के मुंह से जैसे ही निकलता है वो एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो एक परी जैसी दिखना शुरू हो जाती है। क्या ये मेरा रूप है? पर मैं अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी अंजू की नजर अपने चमचमाते हुए लहंगे पर पड़ जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसके इस जादुई लहंगे के जादू से हुआ है। हो ना हो, मेरा ये लहंगा जादुई हो गया है और ये सब इसके जादू से ही हुआ है। क्यों ना मैं अपने जादुई लहंगे से कुछ और मांग के देखूं। ए मेरे जादुई लहंगे, क्या तुम मुझे अपने जादू से मेरे लिए मेरी शादी के गहने और सजने संवरने का सामान लाके दे सकते हो? अंजू के इतना कहते ही वहां पर उसके लिए सारे जेवर और श्रृंगार का सामान अपने आप आ जाता है। तभी उधर से अंजू की माँ आ जाती है। क्या बात है माँ, आप इतनी ज्यादा दुखी और परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या हुआ है? बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं बड़ी सेठानी से लेकर सरपंच, मुखिया सबका दरवाजा खटखटाया, पर किसी को भी मुझ दुखियारी माँ पर जरा सी भी दया नहीं आई। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी बेटे, मुझे माफ कर दे। मेरा कलेजा तो ये सोच के फटा जा रहा है कि कहीं आज तेरी बारात चौखट से ही ना लौट जाए। माँ, आपको किसी बात की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारात के आने का समय हो रहा है और अब आप बस देखती जाओ, उनकी सारी मांगे हम जरूर पूरी करेंगे। पर कैसे बेटा, बारात आने में तो बस कुछ ही समय रह गया है। ए जादुई लहंगी, आज मेरी माँ की इज्जत का सवाल है, उसकी बात का मान रख लेना। मेरी माँ की मदद करो जादुई लहंगे। अंजू के इतना बोलते ही उसके लहंगे में से रुपया और सोने के सिक्के का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर जानकी हैरान रह जाती है। फिर अंजू अपनी माँ को जादुई लहंगे के जादू के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। धन्य हो दुर्गा मैया की, आज उन्हीं की कृपा से आज ये सब हो पाया है। अंजू, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे बेटी के रूप में तू मिली है। अब देखना बेटी, तेरी शादी में कितनी धूमधाम से कराती हूँ। जानकी उन सारे पैसों से बहुत ही अच्छी सी शादी की तैयारियां करती है। बारात भी आ जाती है। पूरे गांव वाले शादी के इतने अच्छी तैयारियां देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तभी अंजू भी आ जाती है। अरे बहन, ये काली अमावस्या की शाम से दिखने वाली अंजू अचानक से पूनम के समय कैसे बदल गई? यार ये कैसे हो गया? अरे वो देखो, दहेज का सामान भी कितना सारा दिया है। जानकी ने वैसे तो हमेशा रोते पिटते जिंदगी गुजार दी, फिर इतने सारे पैसे जाने किस मिट्टी के नीचे दबा के रखे थे। तभी तो इतने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर रही है।
अरे अंजू का लहंगा तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। कितनी खिल रही है अंजू इस लहंगे में। अरे बेटा ये हमारी ही बहू है ना। अरे ये तो बहुत काली थी, फिर एकदम से इसका रंग कैसे खिल गया। और ये लोग तो हमारी मांग से भी ज्यादा जहेज दे रहे हैं। बेटा कहीं ये दोनों माँ बेटी कोई जादूगरनी तो नहीं। और कुछ बहुत ही धूमधाम से अंजू और संजय की शादी संपन्न हो जाती है और अंजू अपनी माँ के घर से विदा होकर ससुराल आ जाती है। शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, आज तुम्हारी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बस पाया। आज तो हर तरफ हमारी ही तारीफ हो रही थी। इसका सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है मेरे जादुई लहंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल चटपटी कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे ब्लैक बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई मज़ेदार कहानी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखना। बाय दोस्तों।